सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी को एक नए कॉमिक के अंदर जिसका नाम है द अनदर वर्ल्ड। तो एपिसोड 1 के अंदर हमें दो कैरेक्टर को दिखाया जाता है एक सिटी के अंदर। उस सिटी का नाम होता है आउटस्किर्ट्स ऑफ द कैपिटल सिटी योंग एंड वेस्टर्न हिल्स नेचर रिजर्व। और वह सिटी का एक घर का दरवाज़ा खोलता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दरवाजे पर खड़े होकर बोलता है, अरे डायरेक्टर जायो, तब से हम दोनों लीडरशिप लेवल पर हैं। क्या हम चीज़ों को धीमी गति से ला सकते हैं और अधिक देखभाल और सावधानी बरत सकते हैं। मुझे पूरा रास्ता यही चिंता सताता रहा कि तुम फिसल ना जाओ और तुम्हें चोट ना लग जाए। जायो जेंग बोलता है, बकवास बंद करो, मेरे पास दूसरी चीज़ें हैं जो मुझे बाद में करने की ज़रूरत है, जल्दी करो। फिर वह लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें एक कुआं दिखाई देता है और कुएं के सामने एक बोर्ड होता है जिनमें लिखा हुआ रहता है विजिटर्स नॉट अलाउड। जायो अपने पॉकेट से एक आइडेंटिटी कार्ड निकालता है और वह कुआं के एक कोने पर स्कैन करने वाला मशीन टाइप का कुछ लगा हुआ होता है और वह अपने आइडेंटिटी कार्ड वहां पर स्कैन करता है और वह कुआं खुलने लगता है और वह कुआं के खुलते ही सीढ़ी दिखाया जाता है जो कुएं के अंदर की ओर जा रहा होता है और वह दोनों कैरेक्टर कुएं के अंदर चले जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यह हम कहाँ आ गए हैं और उस कुएं के अंदर एक गुफा टाइप का होता है जिससे बीच से एक रास्ता गया हुआ होता है। जब वो लोग उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है, प्लीज़ आपकी पहचान वेरीफाइड होने तक इंतज़ार करें। फिर से एक आवाज़ आती है, बी वेरिफिकेशन कंप्लीट। गुड इवनिंग डायरेक्टर जायो और न्यू कलीग का स्वागत है, प्लीज़ अपना कदम देखें और कसकर पकड़ें। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, कहाँ रुकूं, इतना बोलते ही और फिर वह रास्ता पूरा स्पीड से मूव करने लगता है। अपना मेन कैरेक्टर गिरते गिरते बच जाता है। फिर उससे बोला जाता है, सीधे खड़े रहो। उसका पैर से टैप का आवाज़ आता है और वह बहुत थक जाता है। वह जायो से पूछता है, क्या हम पहुंच गए। फिर उसे जैसे ही गुफा से बाहर निकलता है तो वह एक महल को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और उस महल के चारों तरफ बॉडीगार्ड होते हैं और उस महल के एंट्रेंस गेट पर सुपर नेचुरल फेनोमेना एंड स्पेशल स्पीसीज मैनेजमेंट लिखा हुआ होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, यह तो सुपर नेचुरल मैनेजमेंट सेंटर है। सुपर नेचुरल फेनोमेना के पहचान करना और उन्हें संभालने के साथ साथ पूरा कंट्री में सुपर नेचुरल एनर्जी में उतार चढ़ाव की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। इसका काम सामाजिक प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखने है और ऑफिशियल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों के लिए एकमात्र स्पेशल एबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेशल एबिलिटीज़ वाले, जिन्हें स्पेशल भी कहा जाता है, ऐसे ह्यूमंस के साथ के एक छोटी जीनिस है जिनके पास अपना पूर्वज से कुछ नॉन ह्यूमन जीनिस बचा हुआ है। साइंटिस्टों के अनुसार यह जीनिस है उनके स्पेशल एबिलिटीज़ के कारण होता है। और फिर कुछ वॉरियर्स को दिखाया जाता है जिनका बारे में बोला जाता है कि लेजेंड्स के यह भी तो दावा है कि एक सदी तक राक्षस जाति के खिलाफ लड़ते रहे जिसके रिजल्ट खून का संघर्ष हुआ जो अगले जनरेशन तक चला। आधे ह्यूमंस आधे राक्षस मिक्स ब्लड ने एम्परर हु के अंडर आश्रय मांगा और उनकी मदद से एम्परर हु ने राक्षस राजा को मार डाला। वर्ल्ड शांति बहाल करने के बाद उन्हें इन मिक्स ब्लड के स्वर्ग के रूप में क्विम्पिंग डिवीज़न का इस्टेब्लिश की। क्विम्पिंग डिवीज़न सुपर नेचुरल मैनेजमेंट सेंटर का प्रेडिसर था। मॉडर्न स्पेशल वस्तुओं उस समय के मिक्स ब्लड का वंशज है। सोने का ड्रैगन चलता है, जायो बताता है, गोल्ड ड्रैगन एक गाइड है। स्पेशल लोगों के लिए आईडी रजिस्ट्रेशन जैसे चीज़ों के लिए हेडक्वार्टर्स के पास बाहरी एडमिनिस्ट्रेटिव संपर्क है और फिर वह दोनों हेडक्वार्टर्स के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वह लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सारे एम्प्लॉय सभी अपने काम कर रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर अपनी आंखों को टच करता है और वह जैसे ही अपनी आंख को टच करता है और रेड कलर में बदल जाता है और उसका सुपर नेचुरल पावर जनरेट होने लगता है। उसका आँख से रेड कलर का धुआं निकल रहा होता है और फिर जायो से के पीछे एक किताब गिरते हुए दिखाया जाता है
जिसके पेज अपने आप खुल रहा होता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर का आई सबको डिटेक्ट करते हुए बोल रहा होता है कि यह ह्यूमन है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मुझे पता है कि यह एक ह्यूमन है। फिर उसका आँख एक और आदमी को डिटेक्ट करता है और वह बताता है यह मॉर्टल है। यह वह बोलते ही यह सारे कॉम्पेडियम किस लिए उपयोगी है। वह सुपरनेचुरल पावर हेडक्वार्टर्स बहुत ही बड़ा होता है और उसमें 2 क्लासेस को दिखाया जाता है। पहला जो क्लास होता है वह प्लांट क्लास था और दूसरा जो क्लास है वह माइंड स्ट्रेंथ क्लास होता है। जो मेन कैरेक्टर है वह बोलता है, अरे जायो इनका क्या मतलब है। विशेष को उनकी शक्तियों और विशेषताओं के आधार पर 6 मुख्य वर्गों का एट्रीब्यूट्स किया गया है। यह आधुनिक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। प्रत्येक वर्ग का रिटन अनुभाग साइंस के अंडर लिखा गया है। तुम पढ़ सकते हो, है ना? तुम खुद देख लो। फिर हमें पहले क्लास के बारे में बताया जाता है जो मेटल क्लास होता है। मेटल क्लास स्पेशल निम्नलिखित क्राइटेरिया में से किसी एक को पूरा करता है। नंबर 1, सेंसिटिविटी से अधिक संवेदनशीलता, 1 या अधिक मेटल्स। और नंबर 2, बिना मेटल से छेड़छाड़ किए संपर्क करना। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्लास में उन स्पेशल उपकरणों के संधिव्रत करता है जो मेटल्स का पता लगा सकता है या उन्हें कंट्रोल कर सकता है। शरीर के एक हिस्से जो मेटल्स में बदलने का बारे में क्या यह मायने नहीं करता? जायो बोलता है, उस क्षमता के बारे में कभी नहीं सुना। तुम्हारा एज कितनी है? उन सभी सुपर हीरो फिल्में देखना बंद करो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, एक ही समय में क्या अलग अलग क्लास के एबिलिटीज होने का बारे में क्या ख्याल है, जैसे आग जलाना, मेटल्स को नियंत्रित करना, उड़ाना। जायो बोलता है, हम उनका प्रबंध नहीं करते, वो संभवतः सर्कस डिपार्टमेंट का अधीन है। फिर जायो अपने मैनेजर के पास जाता है और वह हमारा मेन कैरेक्टर का आईडी के बारे में बोलता है। आईडी 31101, नाम है जूनजी। क्या कार्ड रेडी है? तो यहाँ जाकर हमारा मेन कैरेक्टर का नेम रिवील होता है जिसका नाम होता है जूनजी। फिर वह मैनेजर बोलता है, हाँ यह रेडी है। वह मैनेजर जूनजी को एक लेटर पढ़कर बताता है, विभिन्न वर्ग का अलावा शेष 5 वर्ग हमारे पारंपरिक 5 तत्व अवधारण का अनुरूप है। पंचतत्व अवधारण का अनुरूप धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी एक दूसरे को आविष्कार करते हैं, तो भले ही अनेक गुणों वाले विशेष वस्तुएं हो, पर किसी एक आदमी के लिए धातु और अग्नि जैसे विरोधी तत्व को होना बहुत ही असंभव है। जूनजी बोलता है, ओह क्या यह ऐसा है? जूनजी बोलता है, डॉक्यूमेंट पर साइन करो और ऑन बोर्डिंग पास के लिए अपना आईडी कार्ड ले लो। जूनजी अपना मन में सोचता है, क्या इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास एक ऑफिशियल पोजीशन है? क्या मुझे फ्यूचर में रेसिडेंस परमिट मिलेगा? वह बहुत ही खुश हो जाता है और वह बोलता है, क्या मैं यंग एंड शहरी जिले में एक घर खरीद सकता हूँ? तो इसी के साथ यहाँ एपिसोड 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, अचानक जायो जूनजी को बोल रहा होता है, तुम कर सकते हो, तुम करोगे, तुम ही कर सकते हो। जायो उसे साइन करने के लिए बोल रहा होता है, बट जूनजी अपना मन में उस घर के बारे में सोच रहा होता है, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या करना चाहिए मुझे। जायो बोलता है, तुम जैसे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ट्रेनिंग छोड़ सकते हैं, तुम तुरंत ही काम करना शुरू कर दोगे। तुम्हारा डिपार्टमेंट और जॉब से सभी जिम्मेदारियां एम्प्लॉय बुक में लिखा गया है। जब तुम घर पहुंच जाओगे तब तुम इसे ध्यान से पढ़ लेना। जायो वहां से जाने लगता है और उसकी मैनेजर बोलती है, अपना ध्यान रखना डायरेक्टर जायो। और जायो जब जा रहा होता है तो वो जाते जाते जूनजी को बोलता है, स्पेशल सर्कमस्टांस के कारण तुम्हारा प्रोसीड्योर तुमको कोई भी परेशान रूप का काम नहीं सौंप सकता है। डिपार्टमेंट ऑफिस 36 फ्लोर पर है। तुम्हारा डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया, वहाँ कोई तुमसे मिलेगा, लिफ्ट खुद से ले लेना। इतना बोलते ही जायो वहाँ से चला जाता है। जूनजी उसे रुकने के लिए बोलता है बट वह सुनता नहीं है। मैनेजर बोलती है, गुड डे डायरेक्टर जूनजी, स्वागत है आपका सुपरनेचुरल मैनेजमेंट सेंटर में। फिर वो हैरानी से मैनेजर की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या बोला आपने मुझे? मैनेजर बोलती है, डायरेक्टर। मैनेजर जूनजी को डायरेक्टर इसलिए बोल रही है क्योंकि जूनजी आफ्टर मेथ रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बन गया है। जूनजी अपना मन में सोचता है, आफ्टर मेथ रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट डायरेक्टर, मुझे ऐसा तो नहीं हो सकता है।
मुझे आते के साथ ही डायरेक्टर बना दिया गया। वो वापस मैनेजर से पूछता है, मिस क्या यह कार्ड गलत प्रिंट हुआ है? मैनेजर मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे प्राप्त पेपर वर्क के अनुसार यह सही है। डायरेक्टर फिर जून वहां से जल्दी जल्दी जाने लगता है और वह बोल रहा होता है, आपका मेरा मतलब है हमारा ऑफिस बिल्कुल अनकंडीशनल है। एक ऐसा प्रमोटिंग को जिससे प्रोबेशनरी पीरियड भी पार नहीं करा है। डायरेक्टर के पद पर प्रमोटेड किया जा रहा है। इतना जल्दी है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट रिलेबल भी है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट में स्पेशल योग्यताओं के अभाव है। विशेष योग्यताओं वाले किसी भी आदमी को एक विशेष मेंबर के रूप में जाना जाता है। उस डायरेक्टर के पद के लिए कैंडिडेट मान लिया जाता है। उसे रास्ते में मैनेजर मिलती है जो जून जी को बोल रही होती है, डायरेक्टर जायो का अनुसार आप हमारे ऑफिस के लिए कंसल्टेंट हुआ करते थे। आपको बहुत एक्सपीरियंस है और समझ होना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको आफ्टर मैथ रिस्पांस डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। मैनेजर बोलता है, प्लीज इस तरफ से सर। फिर जून जी का फोन वाइब्रेट करने लगता है। वो अपना फोन देखता है तो उसमें एक मैसेज आया हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, आफ्टर मैथ रिस्पांस डिपार्टमेंट के लिए इमरजेंसी मिशन 36 फ्लोर पर आओ, भटको मत, जल्दी से यहाँ पर आओ। फिर एक उड़ता हुआ प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग बैठे हुए होते हैं। जब सभी कोई प्लेन में बैठे हुए होते हैं तो जायो उन लोगों को यह मिशन के बारे में बात बोलने के लिए, प्राइवेट रखने के लिए बोलता है। यह हमारा मेन कैरेक्टर जून जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा डिपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही मुझे बिजनेस फ्लाइट में खींच लिया गया। फिर वह बोलता है, रुको, इस डिपार्टमेंट के पास अपना खुद का प्लेन है। जायो उन लोगों को तब में एक वीडियो दिखाते हुए बोलता है, हॉलीडेज के दौरान चियोन चायोन घाटी में कुछ प्राचीन पेड़ अचानक बदल गए हैं। वह सभी पेड़ जंगल में घूम रहे हैं और शिकार कर रहे हैं। यह एरिया टूरिस्ट के लिए बंद है, लेकिन कुछ ट्रबल मेकर, एक्सप्लोरर और लाइव स्ट्रीम करने के लिए यहाँ आ गए हैं। वह कटे फटे पेड़ों को देखने के लिए ठीक समय पर आए थे। वह स्कैनिक एरिया की निगरानी फुटेज है। जून जी सोचता है कि सूर्य ग्रहण नहीं है, हाल ही में चंद्र ग्रहण या उल्का वर्षा मंगल ग्रह स्थिर बिंदु पर नहीं है और कोई असामान्य खगोलीय हलचल नहीं है। यह भी अशुभ नहीं था। चाइनीज एल्मिक के अनुसार कल यह पेड़ अचानक क्यों बदल गया? जायो बोलता है, फंसे हुए सभी टूरिस्ट को बचा लिया गया है। जून जी जायो को बोलता है, तुम्हारा डिपार्टमेंट का मिशन का फोकस ये लोग हैं। सो इसी के साथ एपिसोड 2 को यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, एक आदमी अपने हाथ को खड़ा करते हुए बोलता है, मुझे समझ आ गया डायरेक्टर। जून जी सोचता, ओ राइट, अब मैं सबका रिकवरी, नुकसान और भरपाई, अफवाहों को दूर करने और जनता के भी साइंटिस्ट वैल्यू को बढ़ावा देने पर प्रभारी हूँ। वो बोलता है, मैं अलग फील्ड में काम करता था और बहुत अनुभवहीन हूँ। और फिर वह अपना ग्रुप के सभी मेंबर से बोलता है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम आमतौर पर इन स्थितियों पर कैसे निपटते हैं? और सभी कोई जून जी की तरफ देखते हुए फ्रेंडली स्माइल देता है और उन सभी का नाम होता है बाई चुन सेंग, पिंग क्विनरू और लिu सुई सुई। और एक दादी माँ जैसी दिखने वाली औरत जून जी को बोल रही होती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा डायरेक्टर, मेरा नाम बाई चुन सिंह है, आप मुझे बाई बुला सकते हो। हमारे पास बुनियादी प्रक्रिया है। सबसे पहले हम उनमें से प्रत्येक को कंफर्ट देने की बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम वहां पर फंसे लोगों को सहायता को छोटे उपकरणों के उपयोग करते हैं। अंत में हम उनका फ़ोन और कंप्यूटर की जांच करते हैं जिसका चार्ज क्विनरू है। जायो अपने घड़ी को देखते हुए उन लोगों को बोलता, एक और बात, जब हमें रिपोर्ट मिला तो वहाँ उसमें कहा गया कि अंदर 5 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। खींच और बचाव दल ने सबसे पहले गुफा से 5 लोगों का पता लगाया, लेकिन किसी तरह एक छठा आदमी वहीं पर था। फिर जायो उन सभी लोगों को एक वीडियो प्ले करके दिखाते हुए बोलता है, यह फुटेज निरीक्षण करने के बाद हमने पाया कि इस छठे आदमी के साथ लिया गया हर शॉट धुंधला है। मतलब कि यह पूरा वीडियो में उस छठे आदमी का सिर्फ आवाज़ ही रिकॉर्ड हुआ है और आवाज़ में हमने सुनाई देता है कि
वह बोल रहा होता है, मैं 9 से 6 साल की ज़िंदगी से बीमार हो गया हूँ और मैं बाहर घूमने जाने का फैसला लेता हूँ। फिर जूनजी टैब में उस आदमी को दिखाते हुए बोलता है, जबकि सब लोग कोई अपना जान बचाने के लिए भाग रहा था तो यह आदमी बहुत शांत दिखाई दे रहा था। जायो टैब को वापस लेते हुए बोलता है उन सभी को, हाँ यह सबसे अजीब हिस्सा। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं अभी बता सकता हूँ इस रहस्यमय आदमी का अन्य लोगों द्वारा कही गई बातों का शब्द लिया और उन्हें नया वाक्यों में जोड़ दिया गया। दादी माँ जैसी दिखने वाली औरत बोलती है, क्या आप कह रहे हैं कि वह उनका भाषण का नकल कर रहे हैं? जायो उन सभी को बोलता है, गति, स्वर, विराम और उच्चारण सभी एक जैसे। तुलना के माध्यम से हमने पाया कि इस रहस्यमय आदमी का हर एक शब्द किसी और का नकल है। और फिर उन सभी को एक आदमी का आइडेंटिटी दिखाया जाता है, बट उस आदमी का सब चीज़ तो सही से दिख रहा था, बट आइडेंटिटी में बस उसका सिर्फ नाम नहीं दिख रहा होता है। तो जूनजी बोलता है, इस आदमी का नेम ब्लर क्यों बता रहा है? और फिर उस छठे आदमी को दिखाया जाता है जो खुद को बोलता है सेंग लिंगयून। फिर यह सब बात खत्म होने के बाद उस दादी माँ जैसे दिखने वाली औरत कपड़े बुनने लगती है और जूनजी उस बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। जूनजी बोलता है, मैंने काफ़ी समय से किसी को कपड़े बुनते हुए नहीं देखा। आप बहुत ही टैलेंटेड हो। क्या यह आपके बच्चे के लिए है? फिर वह औरत बोलती है, नहीं नहीं, यह मेरे पति के लिए है। युवा लोग इन दिनों अपने कपड़ों की खरीदारियां करते हैं। मेरे बेटे सोचते हैं कि मेरी बुनाई बहुत ख़राब है। जूनजी सोचता है, बाई चुन सिंह अपनी बुजुर्ग माँ और अभी अभी ग्रेजुएट हुए बेटे के साथ 3 पीढ़ी के घर में रहती है। बाई चुन सिंह जूनजी को बोलती है, आप जैसे युवा आदमी के लिए घर से इतनी दूर काम करना कठिन होगा क्या? यंगांव की सर्दी आपके लिए कठिन होगी। मेरे पास बहुत सारी सूट है। यह स्वेटर बिनने के बाद मैं आपके लिए भी बना दूंगी। जूनजी बोलता है, नहीं नहीं थैंक यू, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मैं ठंड से नहीं डरता हूँ। हम जहाँ आज यात्रा कर रहे हैं वहाँ से मेरा होम टाउन ज़्यादा दूर नहीं है। उस भयानक जगह में सर्दियों में भी गर्मी नहीं होती है, इसीलिए हम गर्म रहने के लिए कांपते हैं। फिर बाई चुन सिंह अपनी आँख को छोटे करते हुए बोलती है, क्या उस जगह चियानसुंग है जहाँ पर तुम रहते हो? जूनजी बोलता है, चियान शहर नहीं बल्कि दर्जनों किलोमीटर दूर एक पड़ोसी कंट्री में। क्या हमारी कार्य यात्रा इतना कम समय का नोटिस पर होता है? बाई चुन सिंह बोलती है, हमेशा नहीं, आज एक अनएक्सपेक्टेड घटना थी। आमतौर पर फील्ड एजेंट सामान्य मनुष्यों के बचाने का पूरा कोशिश करते हैं। वह सामान्य मनुष्य का शामिल होने के सबसे ज़्यादा डरते हैं। आखिरकार 15 लोगों की सीमा है। और फिर दूसरे सीन में हमें एक डेड बॉडी को दिखाया जाता है। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े होते हैं और उससे डेड बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। सो इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जूनजी हैरान होते हुए बोलता है, 15 लोगों की सीमा क्षेत्र मिशनों के दौरान सामान्य मनुष्यों को नुकसान न पहुंचाने का स्ट्रिक्ट रूल को संदर्भित करता है। मिशन के दौरान मरने वाले प्रत्येक सामान्य मानव के लिए सभी शामिल एजेंटों के अंक काटे जाएंगे और प्रभारी आदमी को 2 गुना दंडित किया जाएगा। एक नए फील्ड एजेंट 15 अंक के साथ शुरुआत करता है। जब सभी अंक काट लिए जाएंगे तो फील्ड एजेंट का वर्क परमिट रद्द कर दिया जाएगा और गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और फिर बाई चुन सिंह अपनी बुनाई के काम को ख़त्म करते हुए बोलती है, फील्ड एजेंटों के बाद सफाई करने के अलावा हमारे काम में जन भावना पर ध्यान देने के काम भी शामिल है। हम कई लोकप्रिय असाधारण मंचों के सार्वजनिक हाथों पर नज़र रखते हैं और जैसे ही हमें कोई संदिग्ध अलौकिक घटना मिलती है हम इसकी सूचना सुरक्षा विभाग को देते हैं। लिव सुई इसका प्रभारी है। लिव सुई जूनजी को बोलता है, इतना अधिक अलौकिक घटना नहीं है। हमारे अधिकांश मामले जिनमें वास्तविक क्षेत्र कार्य शामिल है वो सार्वजनिक सुरक्षा से स्थानांतरित होते हैं। ऑनलाइन अधिकांश सामग्री मनगढ़ंत कहानियां हैं। यह निरर्थक घबराहट होते हैं। देखो, फिर लिव सुई जूनजी को मोबाइल में कुछ दिखाते हुए बोलता है, जहां तक हमारी बात है हम मान्यता प्राप्त करने के बजाय दोषों से बचना चाहेंगे। पिछले डायरेक्टर गोंग ने हर दिन काम करने की इस विनम्र और सार्थक
दृष्टिकोण पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट नियमित मामलों से संभालने के लिए जिम्मेदार है और चाहे कुछ भी हो उससे परेशानी पैदा करने से बचाना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर गोंग ऐसे आदमी थे जो हर कीमत पर संघर्ष से बचते थे। और फिर लिu सुई जून जी को बोलता है, मुझे लगता है कि आप अलग हो। डायरेक्टर जायो आपको बहुत महत्व देते हैं। जून जी, आपके पास विशेष योग्यता की कौन सी क्लास है? फिर जून जी बहुत ही क्यूट सा स्माइल देते हुए बोलता है, खुद से अनुमान करो। और फिर लिu सुई रुमाल से अपना फेस को साफ करते हुए जून जी को बोलता है, मुझे वॉशरूम जाना है। लिu सुई के चले जाने के बाद जून जी अपना मोबाइल चलाने लगता है और वह मोबाइल चलाते चलाते उस न्यूज़ के बारे में बोल रहा होता है जो लिu सुई ने दिखाया था। वह बोलता है, यह पोस्ट कंफ्यूजिंग और एनएसगट है। यह बस एक छोटा बच्चा है जो धूम्रपान करता था और क्लास में कटौती करता था। उसे अचानक न्यूज़ जॉब करना और कड़ी मेहनत से अध्ययन करने का फैसला किया और उसे माँ को उसे हृदय परिवर्तन पर विश्वास नहीं हुआ और उसे लगा कि उस पर कोई बुरा आत्मा कब्जा कर लिया गया है। और फिर जून जी को नींद आ रहा होता है तो वह मोबाइल को साइड में रख के बैठे बैठे सोने लगता है। और जब वह सो रहा होता है तो वो एक सपना देखता है और वह बोलता है, क्या मैं फिर से वही सपना देख रहा हूँ? और उस सपने के अंदर उसको एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो वह वही आदमी को देखता है जिसे उसने टैब में देखा था, बट उसका फेस अच्छा से नज़र नहीं आ रहा होता है और वह आदमी दरवाजे के बाहर की ओर देख रहा होता है। और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड 4 का यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जून जी अपने सपनों में एक ब्लैक ड्रेस वाले आदमी को देखता है तो वह बोलता है, जहाँ तक मुझे याद है कि यह आदमी मेरे सपनों में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे उसका चेहरा कभी नहीं दिखा। मैं करीब से देखने का कोशिश बहुत बार किया हूँ, लेकिन जब भी मैं उसके 1 मीटर के भीतर पहुँचता हूँ तब मैं जग जाता हूँ। फिर जून जी उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या आप भी चार्टर्ड फ्लाइट उड़ाने का अनुभव लेना चाहेंगे? जून जी उसको इसलिए बोल रहा था क्योंकि वह आदमी उससे कुछ बात कर सके और जून जी उसका फेस देख सके। और फिर जून जी क्यूट सा फेस बनाकर हंसते हुए दिल से बोलता है, आप मेरे न्यू जॉब के बारे में क्या सोचते हैं? वह बहुत बढ़िया है ना? तब भी वह ब्लैक ड्रेस वाला आदमी कुछ नहीं बोलता है, वह सिर्फ बाहर की तरफ देखे जा रहा था और जून जी को कोई भी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था वो ब्लैक ड्रेस वाला आदमी। और फिर जून जी थक हार कर वहाँ एक टेबल पर बैठ जाता है और वह बोलता है, यह प्रतिष्ठा संभवतः बहुत सारी परेशानियों के साथ आती है। हालांकि आफ्टरमेथ रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर रहस्यमय तरीके से बीमारी के कारण रिटायर्ड हो गया और वह जायो जेंग कुछ छिपाते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि यह शायद पैसों का मामला हो। जून जी उस ब्लैक ड्रेस वाले आदमी को बोल रहा है, और चियोन शहर में क्या चल रहा है? इतना समय तक सब कुछ ठीक था, तो पेड़ अचानक से क्यों बदल गया और मुझे बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर वह ब्लैक ड्रेस पहना हुआ आदमी थोड़ा सा मूवमेंट करता है और हवा चलने लगता है और उसका ड्रेस हवा में उड़ने लगता है। और तभी अपना मेन कैरेक्टर जून जी बोलता है, यह क्या चल रहा है? मेरे सपनों में कैरेक्टर पहले कभी नहीं हिला है। और तभी वह आदमी जून जी की तरफ जैसे देखने ही वाला होता है, तभी सब कोई आकर जून जी डायरेक्टर बोलकर आवाज़ लगाते हैं तो जून जी का आँख खुल जाता है और जून जी घबराते हुए उठ जाता है और वह बोलता है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? तभी लिu सुई बोलता है, जागो, अब हमारा प्लेन लैंड होने वाला है। और प्लेन लैंड हो जाने के बाद उन सभी को जंगल के बीच एक येलो कार में उन सभी को जाते हुए दिखाया जाता है और वह सभी लोग एक हॉस्पिटल के पास आकर उतरते हैं और सभी कोई बोलते, यह हॉस्पिटल कितना बड़ा है। और यह बोलने के बाद सभी कोई वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं तो तभी पिंक क्विनरू अपना माथा को पकड़ते हुए बोलती है, मिस पाइक, क्या आपको इसका गंध आ रही है? जून जी बोलता है, किस चीज़ का गंध? क्विनरू बोलती है, मंदिर में जलते धूप का सुगंध आ रही है और जब हवा इस ओर चलती है तो मछली जैसी गंध भी आती है।
बट जून उन लोगों के सुगंध वाली बातों पर उतना ध्यान नहीं देता है और फिर जून चियान शहर के बारे में सोचने लगता है। और तभी लियू सुई जून जी को बोलता है, क्या हुआ है डायरेक्टर, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? जून बोलता है, कुछ नहीं। जून फिर से अपना मन में सोचता है कि इस मिशन का पूरा करने के बाद मुझे चियान कैनियन का चेकआउट करने जाना है। और फिर सभी लोग हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं उन पेशेंट से मिलने के लिए जिन्हें बदले हुए पेड़ों ने नुकसान पहुंचाया था। और वह सभी लोग कमरे नंबर 4 के अंदर चले जाते हैं। जून और लियू सुई बेंच पर बैठे हुए होते हैं और बाई चुन सिंह और क्विनरू पेशेंट से पूछताछ कर रहे होते हैं। उनमें से एक पेशेंट डरते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि एक बड़ा सा अजगर हमारा पीछा कर रहा था और वह अजगर बहुत ही अजीब लग रहा था। इसका स्किन गंदगी के रंग से थी और छाल की तरह दिखती थी। मैं बहुत डर गई थी। और फिर बाई चुन सिंह धीरे से प्यार से उस मरीज को बोलती है, तुमने जो देखा वह बस एक पेड़ पर लगी हुई डाली थी और कोई ने कुछ पेड़ों को गिरा दिया, इसीलिए लतें इधर उधर झूल रही थी, इसीलिए आपने सोचा कि यह आपका पीछा कर रही है। और फिर वह मरीज बाई चुन सिंह को समझाते हुए बोलती है, वास्तव में मेरा पीछा कर रही थी। और बाई चुन सिंह गुस्से से बोलती है, नहीं, वह पीछा नहीं कर रहे थे आपका, यह सिर्फ एक पेड़ की लतें थी। फिर वह मरीज बोलती है, हाँ, यह पेड़ की लतें थी। वह मरीज को रेस्ट करने के लिए बेड पर सुला देती है। और फिर जून बोलता है बाई चुन सिंह के बारे में, वो बहुत ही स्पेशल है। फिर लियू सुई गर्व से बोलता है, यह सही है, वह ताकतवर और दिमागी किस्म की है जिसका झुकाव उसी की ओर दिमाग और हमारा डिपार्टमेंट में बहुत अधिक विशेष चीज़ें नहीं हैं और वह सभी यही हैं। जून हैरान होते हुए बोलता है, ओ, यह मुझे एहसास हुआ कि क्या इसका मतलब आप भी एक विशेष आदमी हो? फिर लियो बोलता है, हाँ, लेकिन मेरी तुलना उनसे नहीं की जा सकती क्योंकि मेरी शक्ति उतनी उपयोगी नहीं है। और फिर लियो अपनी शक्ति के बारे में जून को बताते हुए बोलता है, मेरी शक्ति पौधे के प्रकार है, मेरी अंगों के हिस्से पौधे में बदल जाते हैं। वह जून को अपनी उंगलियों को फूल की डाली में बदल कर दिखाता है। जून उसे ध्यान से देखने लगता है और फिर सब बातचीत खत्म करने के बाद सभी लोग रूम से बाहर निकल जाते हैं और जायो उन सभी को बताता है, वह छठा पीड़ित बिल्कुल सुरक्षित था, उसे जरा सा भी चोट नहीं आया था, इसीलिए हमने टेम्पररी रूम से उसका ठीक सामने परिवार प्रतिष्ठा एरिया में रखने का व्यवस्था की। और इतना बोलने के बाद ही पूरा हॉस्पिटल का लाइट चला जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है और सभी लोग बोलते हैं, क्या हुआ है? सभी लोग घबराने लगते हैं। तभी जून की रिंग से लाइट आता है जो उसने अपने हाथ में पहन रखा था। जून उस अंगूठी के बारे में बोलता है, यह अंगूठी मेरे जन्म के बाद से ही है, मेरी उंगली पर है और मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, लेकिन यह अंगूठी आमतौर पर तब तक प्रकट नहीं होती जब तक कि मैं उसे कुछ भी ना पूछूं। और फिर अचानक से लाइट आ जाता है और वह लोग उस छठे आदमी के रूम में जाते हैं। जून दरवाजे को खोलते हुए बोलता है, इस आदमी, क्या यह आदमी थोड़ा अजीब है? और फिर वह सभी लोग बोलते हैं, तुम क्या बोलना चाहते हो? जून बोलता है, आप जल्दी समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और उस आदमी को दिखाया जाता है जो टीवी के सामने बैठा हुआ था और टीवी चालू था बट उसमें कुछ चल नहीं रहा था, वह सिर्फ उसे घूरे जा रहा था। बट जून सोचता है कि क्या मैं इस आदमी को स्कैन कर सकता हूँ, और वो जैसे ही उस आदमी को स्कैन करता है उसका कोई भी आइडेंटिटी उसकी अलौकिक शक्ति निकाल नहीं पाती है। और तभी जायो पीछे से आकर जून को एक कार्ड देते हुए बोलता है, यह उसका आईडी कार्ड है और वह उसका फ़ोन कहीं खो गया है। और फिर लियो उन दोनों के बीच में आकर उस आदमी के बारे में बोलता है, आजकल के युवा आदमी भी विग पहनने लगे हैं, अवश्य है यह विग वह एयर पोल्यूशन की वजह से पहनता होगा। फिर लियो बोलता है, मैं उसके साथ बातचीत करने जाऊंगा अंदर उसके पास। वह जैसे ही अंदर जाता है तो वह जून को बोलता है, रुक जाओ। जून बुक का इतना बोलते ही उस लड़की का आईडी कार्ड में आग लग जाता है और वह उसका आईडी कार्ड बुरी तरह से जल जाता है। और वो आईडी कार्ड जलने के बाद वो जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर से बहुत तेज़ी से हवा गेट से बाहर निकल रहा होता है। और फिर वह लोग किसी तरह से रूम के अंदर चले जाते हैं और उस आदमी का फेस टीवी पर दिख रहा होता है बट वह पिक्चर धुंधला होता है। वो लोग
अच्छे से नहीं देख पाते हैं। और जैसे ही जून को वो आदमी का फेस अच्छे से दिखता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है। और तभी लियो को टीवी पर एक डरावनी बच्ची दिखाई देती है जो बहुत ही अजीब तरीके से हंस रही होती है। और फिर लियो उस बच्ची को देखकर बहुत ही डर जाता है, उसका हालत पूरा ख़राब हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर जायो आते हैं और वह चिल्लाते हुए गुस्से से बोलता है, तुम कौन हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल पावर है? और क्या तुमने नकली आईडी कार्ड बनाने के लिए अपनी दिमागी शक्तियों का उपयोग किया है? और तुमने क्या सोचा कि तुम ये सब करके बच जाओगी? इतना बोलते ही वह आदमी जायो की तरफ हमला करता है और जायो को बचाने के लिए जून जायो के सामने आ जाता है उस आदमी से बचने के लिए। और वह आदमी जैसे ही हमला करता है तो जून के हाथ में एक गोल्ड कॉइन टाइप का कुछ अचानक सा अपेयर हो जाता है। और फिर वह आदमी उस कॉइन को हैरानी से देखने लगता है और वह आदमी सोचता है यह क्या चीज़ है जो इसके हाथ में अचानक से अपेयर हो गया है। और फिर वह आदमी अपना मन में सोचता है यह लड़का मुझे इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। और फिर वो उस रिंग को देखता है जो जून ने अपने हाथों में पहन रखा था। वह आदमी उस रिंग को जलाकर नष्ट करना चाहता था बट उस रिंग को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जून बोलता है इस रिंग को आग से जलाया नहीं जा सकता, एसिड से विघटित भी नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि इसे गोली की मदद से तोड़ा भी नहीं जा सकता है। बट उस आग की वजह से वह गोल्ड कॉइन टूट जाता है जो जून के हाथों में अपने आप से अपेयर हुआ था। वह आदमी फिर से बहुत तेज़ी से उस रिंग के ऊपर हमला करता है उसे नष्ट करने के लिए। वह जैसे ही उसे टच करता है उसे बहुत ही तेज़ी से आग निकलने लगता है और उस आग की वजह से उस आदमी का हाथ जल जाता है और वह झटके से अपने हाथ को पीछे कर लेता है। वह आदमी उस रिंग को इसलिए नष्ट करना चाहता था क्योंकि वह रिंग जून का मदद कर रहा था उसके हर एक हमले से। फिर वह आदमी अपना हाथ को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसका हाथ का पास वाला कपड़ा जल रहा होता है। फिर वह आदमी किसी तरह अपने हाथ से उस आग को बुझाता है और फिर वह आदमी जून को मुस्कुराते हुए बोलता है मैं अपनी मेगार पोशाक के लिए क्षमा चाहता हूँ। वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसका ड्रेस लड़कियों जैसा लग रहा था। और फिर हम लोग जून को देखते हैं जो अपना मन में सोच रहा है। उसका बात करने का तरीका तो कुछ 1000 साल पहले के किसी आदमी जैसा लगता है। वह आदमी बोलता है मेरे कपड़े यहाँ तो जल गए थे ना? जून उसको बोलता है यह एक भ्रम पैदा करने का टेक्निक है। वह आदमी जून को वास्तव में बैठने के लिए बोलता है और फिर जून लियो और जायो को बाहर ही रुकने के लिए बोलता है और जून उन लोगों को बोलता है उस आदमी से अकेले में बात करूँगा। सो इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जून जी जायो और लियो को बाहर ही रुकने के लिए बोलकर वह खुद ही अंदर चला जाता है वो ब्लैक ड्रेस वाले आदमी से बात करने के लिए। और फिर जून उस आदमी के पास जाकर फेस टू फेस खड़ा हो जाता है और वह आदमी अपना सुपर नेचुरल पावर की मदद से वो एक बुक अपेयर करता है और उस बुक से बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी बाहर निकल रहा था क्योंकि वह बुक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बुक होता है और उसमें बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर और ताकतवर स्पेल बनाने के फॉर्मूले भी लिखे हुए रहते हैं। और उस ब्लैक ड्रेस वाला आदमी का बायोडाटा भी उसी बुक में लिखा हुआ रहता है। और उस बुक की मदद से जून उस आदमी को स्कैन करता है तो हमें पता चलता है कि वो एक हार्ड ग्रास पपेट होता है। हार्ड ग्रास पपेट एक ऐसा पपेट होता है जिसमें उसका मालिक मीलों दूर से उस पपेट को नियंत्रित कर सकता है। जून सोचता है ओह तो यह एक वास्तविक आदमी नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसके पास इतना प्रभावशाली मात्रा के बाल हैं। जून बोलता है यह तो सिर्फ एक पपेट है और यह पपेट 1000 साल पुराना आध्यात्मिक जेज से बनाया गया है और एक जेज पपेट एक पुरुष मॉडल जितना लंबा और उत्सुक विवरण के साथ यह पूरा आंगन का घर का लायक होना चाहिए। जून थोड़ा देर सोचता है और उसके बाद वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है किसी कारण से उसे देखने मात्र मेरे दिल में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका दम घुट रहा हो। फिर जून उस पपेट को बोलता है नमस्ते, क्या मैं तुम्हारा मूल्य स्थान के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? और इसके अलावा आपने हमारे चियान रीजन पे इतना मूल्यवान दूध भेजा है,
हम तुम्हारा सहायता किस प्रकार कर सकते हैं। पपेट बोलता है, एक छोटा जानवर की तरह। जून सोचता है, क्या मैं इसे एक छोटा जानवर की तरह लग रहा हूँ जो मैं इसका जानवर की तरह मदद करूँ। फिर जून बोलता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से हैं और अपने शब्दों का उपयोग कहाँ से करते हैं, और मैं कम ज़्यादा समझ सकता हूँ। तुम मुझे बिना कोई घबराहट के सब बता सकते हो। और पपेट बोलता है, तुम शुद्ध खून वाले शैतान हो तो तुम मनुष्य के बीच क्यों घुल मिल रहे हो। और फिर जून चौंकते हुए बोलता है, इसका मतलब क्या है, आप पहले से ही फ्लर्टिंग कर रहे हैं। और क्या आजकल मानव आकार के पपेट इतने अनरिफाइंड है। और यह बोलने के बाद वह पपेट कुछ बोलने वाला होता है और तभी जून उस पपेट को बोलता है, सॉरी बीच में रोका, लेकिन मैं ही यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जायो और लियो विंडो से झांक रहे होते हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है अंदर क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जून उसे पूछता है, क्या सेंग लियोन तुम्हारा असली नेम है या फिर तुमने इसे बनाया है। वो पपेट बोलता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर जून बोलता है, तो आपका रियल बॉडी कहाँ पर है। यह पूछने के बाद वो पपेट मुस्कुराने लगता है और फिर जून अपना मन में सोचता है, यह आंगन घर वाला लड़का हर चीज़ पर मुस्कुराता क्यों है और यह लड़का मुझे परेशान कर रहा है। यह मेरा कोई क्वेश्चन का सही से जवाब नहीं दे रहा है। फिर वह पपेट बोलता है, मेरा बॉडी अंडरग्राउंड है। और जून उसे बोलता है, अंडरग्राउंड से तुम्हारा क्या मतलब है। और वह पपेट फिर जून को बताता है, जब मैं अपना ताबूत से उठा तो ताबूत पहले से ही धुल चुका था, लेकिन मैं अवश्य एक कंगाल मर गया हूँ। फिर जून अपना मन में सोचता है, अगर मैं सही हूँ तो यह लड़का एक पुराना आत्मा है और उसका उच्चारण से ऐसा लगता है जैसे वह कुछ समय के लिए मर चुका है, लेकिन क्या वो मरा हुआ हो सकता है। अच्छा तुम यह सब बात छोड़ो, तुम मुझे यह बताओ, जब तुम जागे तो क्या तुम अपना वास्तविक शरीर में जागे या क्या तुमने हार्डग्रास पपेट के रूप में जागे। फिर वह पपेट जून को बताता है, किसी ने मुझे ज़बरदस्ती जगाया है और जब मैं जागी तब बाहर बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था। और फिर जून उससे पूछता है, वो लोग कौन थे और उन्होंने तुम्हें क्यों जगाया था। पपेट बताता है, जिसने मुझे जगाया था वह आदमी पागल लग रहा था और मैंने उस आदमी का जैसा लहजा पहले कभी नहीं सुना था और उस समय मैं पूरा तरह से नर्वस था। तब सचेत मुझे सचमुच याद नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और मैं अपने कब्र से बाहर निकलने के बाद मैं बाहर कुछ दोस्तों से मिली और कुछ देर तक अंधेरे में उनका पीछा करता रहा और मैंने उनसे कभी यह आशा नहीं किया कि वह वृक्ष दानव के उपासक होंगे और मेरे पास उनके कपड़े पहनकर उन्हें गुफा में लेने जाने का अलावा और कोई विकल्प नहीं था। और उन सभी लोगों को वृक्ष दानव के पास जाते हुए दिखाया जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड। तो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जून उस ब्लैक ड्रेस वाले आदमी से पूछ रहा होता है, क्या तुम कुछ भी समझ पाए कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं और किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उससे यह पूछने के बाद फिर जून अपना मन में सोचता है, जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ इसका अर्थ उतना ही कम हो जाता है। फिर वह ब्लैक ड्रेस वाला आदमी जून को बताता है, ज़्यादा तो नहीं समझ पाया लेकिन जो थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आया उससे मैं यह समझाने का मैं सक्षम हो गया हूँ कि वो क्या कर रहे थे। वो बहुत सारे शब्द में केवल कुछ शब्दांश ही चुन सका और वह बात उनका जब से संबंधित था और मैं उनका हर शब्द का सटीक अर्थ समझने में सक्षम था। और मैंने देखा, मैं प्रत्येक पंक्ति और चिन्हों से अंकित था। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह जब बच्चों के लिए लिखा गया था। यह बोलने के बाद वह ब्लैक ड्रेस वाला आदमी मुस्कुराने लगता है और जून उसे आश्चर्य से देख रहा होता है। और फिर वह ब्लैक ड्रेस वाला आदमी के बारे में अपना मन में सोचता है। उसने कहा कि उसे उनका कर्ब से ज़बरदस्ती जगाया गया है, लेकिन उनका चेहरे पर उदासी का कोई निशान ही नहीं है। पर वास्तव में सबसे पहले काम जो उसे किया वो किसी और का जान बचाना था और मुझे आश्चर्य है कि वह उससे ऐसा क्या हो गया है। और फिर जेरी को कुछ याद आता है और वह चौंकते हुए बोलता है, रुको, नहीं, वह मेरा सभी सवालों का बहुत ही सामान्य तरीके से जवाब दे रहा है। यह लगभग ऐसा है जैसे वह समय को नष्ट कर रहा है। अगर यदि उसे वास्तव में हजारों वर्षों से दफनाया गया है तो क्या यह सबसे पहले गुलामों को ढूंढना
या यहाँ पता लगाना है कि यह कौन सा साल है। अगर यदि वास्तव में ऐसा है तो फिर वह समय को ऐसा क्यों बर्बाद कर रहा है। फिर जायो जून को आवाज़ देते हुए बोलता है, मिस्टर जून अंदर क्या चल रहा है? मेरे पास फील्ड टीम आ गए हैं। क्या तुम अंदर हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है? बट जून को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था और वो लोगों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि उन लोगों के बीच क्या बातें चल रहा है। और फिर जून को दिखाया जाता है जो पूरा गुस्सा से बोल रहा होता है कि तुम कौन हो, वास्तव में कौन हो, और उस पपेट के पीछे छिपना बंद करो। और फिर जून उस ब्लैक ड्रेस वाले आदमी की तरफ एक गोल्ड कॉइन टाइप का कुछ उसके तरफ बहुत ही तेज़ी से फेंकता है और वो उससे इतना तेज़ी से फेंकता है तो उस गोल्ड कॉइन से आगे निकल रहा होता है। और फिर वो ब्लैक ड्रेस वाला आदमी उस जैसे ही हाथ लगाता है तो वो कॉइन ब्लास्ट हो जाता है और उस धमाके से बहुत ही तेज़ रोशनी बाहर निकल रहा होता है। उस धमाके में जो आग निकल रहा होता है वो ब्लैक ड्रेस वाला आदमी का पूरा चारों तरफ से घेर लेता है और फिर उस आदमी का ब्लैक ड्रेस पूरा जलने लगता है और वो ब्लैक ड्रेस पूरा जल जाता है। और तभी हम लोग को सैंग लियोन का असली ड्रेस रिवील होता है। वो ड्रेस ऐसा लग रहा था जैसे चाइनीज़ मूवी में राजा महाराजा लोग जो ड्रेस पहनते हैं बिल्कुल उसी तरह लग रहा था। और उसका आइज़ बिल्कुल बदल गया था, उसका आइज़ ब्लू कलर का हो गया था। फिर जून अपना मन में बोलता है, रुको, क्या द फैंड कंपेडियम में यह नहीं कहा गया है कि पपेट चोट लगते ही शांत हो जाते हैं? और हार्टलिंग मंत्र के बारे में क्या यह स्रोत कोड है और उसका शरीर पर खून से सना हुआ कुल देवता है? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो क्या है। और फिर वह पपेट जून को बोलता है, तुम बहुत चतुर हो और छोटे हो, तुम्हारा उल्लंघन मंत्र खूबसूरती से तैयार किया गया है। और इतना बोलने के बाद वह गुस्से से जून से पूछता है, तुम्हारा टीचर कौन है? और यह बोलते ही वो जून के ऊपर बहुत ही तेज़ी से उसके ऊपर हमला कर देती है और वह हवा में उड़ते हुए जून को एक बहुत ही तेज़ी पंच मारता है। जून कुछ दूर पीछे जाकर गिरता है और वह जैसे ही जून को मारता है तो उससे इमोजी टाइप का कुछ कॉइन बाहर निकल रहा होता है। और फिर जून खड़ा होता है और वह अपना सुपर नेचुरल पावर की मदद से वह कुछ स्पेल बोलता है और तभी वह पपेट जहाँ पर खड़ा होता है उसका पैर के नीचे कुछ रेड कलर का पावरफुल रंगोली टाइप का कुछ बन जाता है और उस रंगोली के मदद से जून उसे बहुत सारे जंजीर बाहर निकालता है और वह जंजीर से पपेट को जंजीर में पकड़ लेता है और उस पपेट का शक्तियाँ कमज़ोर हो रहा था और उसे वह अपना आप से छुड़ाने का बहुत कोशिश कर रहा था, बट वो उससे छूट नहीं रहा था और ना ही वो उससे हिल डोल पा रहा था। तो इसी के साथ एपिसोड 7 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदमी अपना हाथ में घंटी पकड़ा हुआ होता है और उस घंटी को वो आदमी बजाता है और एक स्पेल बोलता है और वो स्पेल जैसे ही बोलता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अपने कब्र से जग जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हो जाते हैं अपने कब्र से बाहर निकलकर और वो आदमी घंटी बजाते हुए स्पेल बोलते हुए जाने लगता है और सभी ज़ॉम्बीज़ भी उसी आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है और वह आदमी बोल रहा होता है, लाशों से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, मानव मृत्यु एक दीपक का बुझने के समान है और तंत्रिका तंत्र पहले ही नष्ट हो चुका है और रिफाइंड ज़ॉम्बीज़ और ट्रांसपोर्ट ज़ॉम्बी स्ट्रिंगेस द्वारा नियंत्रित होने वाली पपेट का सामान है और उनकी लाशों बाहरी ताकतों द्वारा नियंत्रित और संचालित होती है। फिर एक ताबूत को दिखाया जाता है जिसका ढक्कन खुला हुआ होता है और उस ताबूत को बहुत सारे जंजीर से बंद कर रखा हुआ था और उस आदमी बोलता है, तुमको किस बात से डरना चाहिए, लाशों को बिना ताबूत है। फिर जून को दिखाया जाता है जो जंजीर को पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वहाँ कोई दिव्य चिन्ह नहीं था और चियान में असामान्य मानव निर्मित है और तो पागलपन की आवाज़ जिसने उसे जगाया का अर्थ है कि किसी ने निश्चित जादू का उपयोग किया है। फिर लियो दरवाज़ा को खोलता है और वह जून को बोलता है, डायरेक्टर जून क्या हो रहा है अंदर? जून लियो को जवाब का कुछ भी उत्तर नहीं देता है और फिर वह उस दरवाजे को कसकर बंद कर देता है और वो दरवाज़ा लॉक हो जाता है और सभी लोग एक विंडो से झांक रहे थे तो उन्हें रूम के अंदर आग लगा हुआ दिखाई देता और वहीं पर एक आदमी होता है जो जंजीर से जकड़ा हुआ था और
वह जंजीर एक पोर्टल के अंदर से जा रहा था। फिर जून गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता, वह वास्तव में कौन है जो यहाँ बंधा हुआ है? और जून उस जंजीर को पूरा कसकर पकड़ा हुआ होता है और तभी जून को दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता और वह जैसे ही अपना पावर की मदद से उसे स्कैन करता है तो वो देखता है कि वो एक डार्क सेक्रीफाइस का पावरफुल मंत्र होता है। और तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो रूम के बाहर होता है और वह रूम को नॉक करता है और उसे खोलने की कोशिश भी करता है, बट वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था किसी भी तरह से। फिर वो आदमी बोलता है, डायरेक्टर जून, अंदर क्या चल रहा है? और मैं बाहर ही खड़ा हूँ। और तभी जून उस आदमी को चिल्लाकर बोलता है, मेरा भेजा मत खाओ अपना बारे में बताकर। मुझे इस हॉस्पिटल के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में सख्त लॉकडाउन की आवश्यकता है और सभी को तुरंत बाहर निकालो और तुम जिसे भी बचा सके उसे यहाँ भेजो और इसकी सूचना मुख्यालय को दो। और फिर वो आदमी बोलता है, सर, नागरिकों को निकालना इतना आसान नहीं होगा। हमें यातायात आपूर्ति और इस तरह के आंदोलन से होने वाले मॉनेटरी नुकसान पर विचार करना होगा और साथ ही हमारे डिपार्टमेंट इस तरह के निर्णय लेने के लिए यह प्रति समझ नहीं है। और तुम किसके सामने हो और क्या तुम वास्तव में हमें ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हो? तुम सचमुच अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हो क्या? और वह सभी आदमी लियो सुई को देखता है तो वह लोग बोलते हैं, लियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर लियो बोलता है, डायरेक्टर जायो को कॉल करो, उसे बताओ कि वह परिवर्तित पेड़ एक बड़ी समस्या का साइड इफेक्ट मात्र है। चियान के अशांति के पीछे प्राथमिक कारण के निर्णय निराशाजनक बलिदान का सख्त है। और उसमें से एक आदमी डायरेक्टर जायो को कॉल लगा रहा होता है और एक आदमी दरवाजे को नॉक करते हुए बोलता है, डायरेक्टर जून, चियान के अशांति के पीछे क्या कारण है? और हमारे पास स्थिति के आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम है। कृपया अपनी सब्जेक्टिव राय से टीम को गुमराह ना होने दें। और दूसरा आदमी कॉल करता है जायो को और वह बोलता है, सर, डायरेक्टर जून जानना चाहते हैं कि निराशाजनक बलिदान क्या है? और फिर जून को दिखाया जाता है जो सैंग लियोन को पूरा कसकर जंजीर से पकड़ा हुआ होता है। और फिर जून बोलता है, मुझे कैसे पता होगा इसे ऑनलाइन कैसे खोजे? फिर सैंग लियोन उसे बोलता है, राक्षसों और इंसानों के बीच लंबे समय से खून का झगड़ा चल रहा है, यहाँ तक कि जब शैतान के दौर कम हो गए तब भी उन्होंने मॉर्टल्स लोगों से दूर रहने ही चुना। और तुम जैसे शुद्ध खून वाले यह इन सभी इंसानों के बीच अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया और तुम्हें उन्हें छोड़ने के लिए प्रेरित किया, या तुमने कोई ऐसा अपराध किया जिसके कारण तुमको इंसानों के बीच रहने के लिए निर्वासित होना पड़ा? फिर जून एक अलग ही अंदाज से उसे बोलता है, डूड, सभी 56 जनजातियों अब एक ही परिवार का हिस्सा है। तुम किस प्राचीन पीढ़ी से हो? यह तुम ही थे जिन्होंने जनजातियों को धोखा दिया और खुद को व्यवस्थित कर लिया। फिर सैंग लियोन हवा में उड़ने लगता है और वह बोलता है, छोटे शैतान, अगर तुमने मुझे जंजीर से नहीं हटाया तो तुम्हें चोट लग जाएगी। और यह बोलने के साथ ही एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।